हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद दैट डिजायरेबल जीन्स। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट एंड थर्ड है maintenance of the introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे what are the different tools used in recombinant DNA technology. First tool है restriction endonuclease. Restriction endonuclease एक एंजाइम है। ये एंजाइम बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। ये एंजाइम cleaves the DNA at specific points in such a way that they come to possess short single-stranded free ends. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट करते हैं। इस तरह से कट करते हैं कि डीएनए में शॉर्ट स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स बन जाए। इन शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स को स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। Recognition sequence. The restriction enzymes always cut DNA molecules at particular points by recognizing a specific base sequence of 6 to 8 base pairs. Restriction enzymes हमेशा एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वो बेस सीक्वेंस 6 to 8 बेस पेयर्स का होता है। After recognizing restriction enzymes DNA molecules को उसी particular point पर कट करता है। This specific base sequence is known as recognition sequence of that restriction endonuclease. जिस particular sequence को वो recognize करके कट करता है उस base sequence को recognition sequence कहते हैं। Recognition sequences usually palindromes होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैलिंड्रोम्स के बारे में। पैलिंड्रोम्स क्या होता है? अ वर्ड, phrase or sequence that reads the same backward as forwards। मतलब कि वो वर्ड या सीक्वेंस जिसको हम सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े वो सीक्वेंस सेम रहेगा। कुछ इंग्लिश सीक्वेंस या वर्ड्स हैं जो पैलिंड्रोम्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मलयालम। मलयालम को हम लेफ्ट से राइट पढ़े या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट पढ़े ये सीक्वेंस सेम रहेगा। उसी तरह से मैडम, मैडम को भी सिमिलरली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस सेम रहेगा। कुछ पैलिंड्रोमिक्स नंबर भी हैं। एग्जांपल 101, 12121 etc etc। Here, palindromic means that DNA sequence is the same when read in 5' to 3' direction on both the strands. लेकिन पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब हम दोनों स्ट्रैंड में 5' से 3' के डायरेक्शन में पढ़ेंगे वो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड। इसको हम 5' से 3' पढ़ेंगे तो GAATTC एंड सिमिलरली सेकंड स्ट्रैंड को भी हम अगर 5' 3' पढ़ेंगे तो GAATTC मीन्स दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस जब 5' से 3' के डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा वो सेम है। मीन्स ये सीक्वेंस जो है वो पैलिंड्रोमिक है। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे। इको R1 का एग्जांपल लेते हैं। इको R1 एंजाइम एस्चेरिचिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया है। इको R1 का फर्स्ट लेटर दैट इज E
The first letter of the name comes from the genus of the prokaryote. जीनस नेम क्या है इस बैक्टीरिया का? Escherichia. सो इसका जो जीनस नेम का फर्स्ट लेटर ई, ये एंजाइम का फर्स्ट लेटर होगा. Second two letters comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. Second two letters इस एंजाइम का जो है वो आएगा स्पीसीज नेम उस प्रोकैरियोट से. स्पीसीज नेम के फर्स्ट टू लेटर्स इस एंजाइम के सेकंड एंड थर्ड लेटर का नेम होगा. दैट इज CO comes from the coli. Fourth letter comes from the name of the strain. Escherichia coli RY13 स्ट्रेन से डिराइव किया गया है. RY13 स्ट्रेन का नाम है और इसका फर्स्ट लेटर है R. So the fourth letter will be R in this restriction enzyme naming. The Roman numbers following the name indicate the order in which the enzymes they were isolated from that strain of bacteria. रोमन न्यूमेरल्स ये डिनोट करते हैं कि कौन से ऑर्डर में इस सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. इसका इको R1 का रोमन न्यूमेरल है 1, मींस ये फर्स्ट एंजाइम है जिसको एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से डिराइव किया गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of the DNA sequence. हर एक restriction endonuclease सबसे पहले पूरे DNA को इंस्पेक्ट करता है. किस लिए इंस्पेक्ट करता है? क्योंकि once it finds its specific recognition sequence, ये अपना recognition sequence को फाइंड करने के लिए वो पूरे DNA को इंस्पेक्ट करता है. Then it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at that specific points in their sugar phosphate backbones. जैसे ही वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को फाइंड कर लेता है, वो एंजाइम डीएनए से बाइंड कर जाएगा एंड बाइंड करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में वो कट करेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पर. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotidic sequences. हर एक restriction endonuclease एक specific nucleotide sequence को recognize करता है. ये हम पिछले स्लाइड्स में देखे थे. नेक्स्ट, इस डायग्राम में हम वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखेंगे. लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा कि जब हम अपने चॉइस के दो अलग अलग डीएनए को कट एंड पेस्ट करते हैं, देन फाइनल रिजल्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. इस एग्जांपल में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 को यूज कर रहे हैं जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC. इको R1 पहले दोनों डीएनए के पूरे लेंथ को इंस्पेक्ट करता है. जैसे ही देन उसको अपना सीक्वेंस मिल जाएगा दैट इज GAATTC, देन वो G एंड A के बीच में कट करेगा. ये एंजाइम दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स में सेम साइट पर कट करेगा दैट इज G एंड A के बीच में. पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि जब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है, देन वो शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स का फॉर्मेशन करता है. वो फ्री एंड्स इजीली रीअटैच हो सकते हैं, इसलिए उनको स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं. तो ये दो डीएनए फ्रैगमेंट्स लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में इन स्टिकी एंड्स पर ज्वाइन हो जाएंगे. सो जब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स ज्वाइन होते हैं, देन वो फाइनल रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करता है.
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है EcoR1। ये इसका सोर्स है एस्चेरिचिया कोलाई। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAA-TTC, जो कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज किए थे। नेक्स्ट है हिंड 3। हिंड 3 का सोर्स है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है AAGCTT। नेक्स्ट है BAM1। इसका सोर्स है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGATCC। नेक्स्ट है HAE3। इसका सोर्स है हेमोफिलस एजिप्टियस। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGCC। ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम एक फॉरेन डीएनए लेते हैं एंड एक वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड लेते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों डीएनए पर अप्लाई करते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को सेम साइट पर कट करेगा। सेम साइट पर कट करने से उनमें स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होगा। स्टिकी एंड्स दोनों डीएनए पर फॉर्म करेगा एंड देन हम लाइगेजेस के हेल्प से डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ देंगे एंड रिजल्टेंट बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। देन हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कोलाई, जो कि एक क्लोनिंग होस्ट सेल है, उसमें ट्रांसफर करेंगे कुछ मीडियम्स के थ्रू, और वो मीडियम्स हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। देन कोलाई सेल्स, जो कि होस्ट सेल्स हैं, वो डिवाइड करेंगे और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन करेंगे। Next is separation and isolation of DNA fragments. The cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of the DNA. जैसे ही restriction endonuclease DNA को कट करते हैं, then DNA के fragments बन जाते हैं. These fragments can be separated by a technique known as GEL Electrophoresis. इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through the medium or matrix. DNA fragments negative charged molecules होते हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसी कारण हम एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर डीएनए फ्रैगमेंट्स को छोड़ देते हैं। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स या फिर एनोड्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड इसी तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं। The most commonly used matrix is agarose. जो सबसे कॉमनली यूज मैट्रिक्स होता है वो एगारोस जेल है। डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोस जेल। एगारोस जेल एक सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to the UV radiation. DNA fragments कलरलेस होते हैं। DNA fragments को हम विजिबल लाइट में या फिर बिना कोई स्टेन किए हम नहीं देख सकते। इसी कारण हम सबसे पहले सेपरेट करने के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं उसको, एंड उसके बाद उसको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करने के बाद ही हम डीएनए को देख सकते हैं। You can see and bright orange colored bands of DNA in ethidium bromide stained gel exposed to UV light.
इथेडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल और उस यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स की तरह दिखने लगते हैं। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. फाइनल स्टेप है, डीएनए को हम एगारोस जेल से निकाल लेते हैं, मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस स्टेप को कहते हैं इल्यूशन। आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।